हाँ तो बच्चों कैसे हो आप लोग सभी। हम एमएससी प्रीवियस ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट में देख रहे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने डिस्कस किया था रिजिड रोटर के बारे में। रिजिड रोटर क्या होता है भाई। फिर अपन ने देखा नॉन रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी अपन ने लास्ट लेक्चर में। तो अगर मैं अब यहाँ बात करूँ नॉन रिजिड रोटर क्या होते हैं, नॉन रिजिड रोटर क्या होते हैं, तो उससे पहले अपन ने देखा था रिजिड रोटर। ठीक है भाई, रिजिड रोटर के बारे में देखा। और रिजिड रोटर क्या होते हैं, रिजिड रोटर क्या होते हैं भाई, अपन ने देखा था कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अरे कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल में अपन ने देखा था डिस्टेंस क्या होती है भाई, आर। ये ग्रेविटी ऑफ सेंटर था, ग्रेविटी ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब डायटोमिक मॉलिक्यूल में रिजिड रोटेशन होता है, दृढ़ घूर्णन जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं, तो वो क्या होता है लगातार अगर जब किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन होता है तो उसके दौरान यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता भाई। रिजिड रोटर क्या बोलता है, यहाँ की बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता है। और फिर अपन ने देखा कि यहाँ की जो एनर्जी का फॉर्मूला था बी जे बराबर क्या था, बी जे प्लस 1 आया था भाई, यही था एनर्जी का। और डी जनरेसी का था डी जे बराबर 2J प्लस 1। इतनी बात पता है आप सबको। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि रिजिड रोटर में जब रोटेशन होता है तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिड्यूस मास चेंज नहीं होता, साथ ही साथ यहाँ की बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होती। उस वाले को बोलते थे अपन रिजिड रोटर। यहाँ की जो स्पेसिंग आती थी, लाइनों की स्पेसिंग आती थी, वो कॉन्टिन्यूसली 2B आई थी भाई। अरे 2B आई थी, कंजुगेटेड कांस्टेंट थी, लाइनों की स्पेसिंग थी जो कांस्टेंट थी ना भाई, 2B थी। लेकिन भाई साहब नॉन रिजिड रोटर ये बात नहीं बोलता, ये बात नहीं बोलता नॉन रिजिड रोटर। तो ऐसे में क्या हुआ, रिजिड रोटर जो था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पूर्णतया सत्य था ही नहीं, पूर्णतया सच नहीं था। उसके बाद नॉन रिजिड रोटर आया भाई, नॉन रिजिड आया और इसने क्या कहा भाई, नॉन रिजिड आया और इसने क्या कहा, इसने इसको बोला तू तो गलत है भाई, तू तो पूरी तरीके से गलत तो नहीं है बोल सकते अपन, लेकिन हाँ ये इसके लिए सत्य बात नहीं है। ठीक है भाई, तो फिर इसके लिए सही क्या होगा, बात ये है इसके लिए सही क्या होगा। तो अब नॉन रिजिड रोटर क्या बोलता है, ये ग्रेविटी ऑफ सेंटर यानी कि जी, और यहाँ की जो लेंथ है वो आर मानी है अपन ने। ठीक है भाई, तो नॉन रिजिड रोटेशन के अंदर जैसे जैसे नॉन रिजिड क्या बोलता है, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे जो इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज करने से यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, वो भी क्या होगा, बढ़ने लगता है भाई। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने लगता है, लेकिन म्यू क्या होता है, नो चेंज, वो अपरिवर्तित रहता है। यानी कि मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि जे की वैल्यू जैसे जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर अपन जैसे जे की वैल्यू रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू यानी जे की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे जो नॉन रिजिड रोटर के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, फास्टली रोटेशन करने लग जाता है, जिससे वहाँ की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, इंक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन रिड्यूस मास में कोई चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और आई इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इन दोनों, अरे भाई जहाँ रोटेशन तेज होगा तो बॉन्ड में क्या होगा, चेंजेस, यानी बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। तो जैसे जैसे अपन जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उसमें एक इन डायटोमिक मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है। अब जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ, दोनों एटम्स एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाने लगेंगे, और दूर जाने लगेंगे तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, चेंज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई तो ये वाली बात तो भाई फेल हो गई, यानी यहाँ पे आर थी तो जो आर थी वो क्या हो गई, आर डैश मान लो, यहाँ पे क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई भाई, चेंज हो गई। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि अगर बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है
तो भाई साहब वो नॉन रिजिड रोटर हो गया, और अगर बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही तो वो रिजिड रोटर हो गया। यानी अपन बोल सकते हैं जे की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसके साथ वहाँ पे म्यू जो होता है रिड्यूस मास, वो नो चेंज होता है भाई, नो चेंज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता। जिससे यहाँ पे क्या होगा भाई, जिससे यहाँ पे क्या होगा, जे की वैल्यू से यहाँ की स्पेसिंग, जो जे की वैल्यू की स्पेसिंग थी कांस्टेंट, वो क्या होगी, अब घटने लगेगी, घटने लगेगी। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे दोनों एटम्स पे क्या होगा, अपकेंद्रीय बल या जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो जनरेट हो गया, और जनरेट हो गया तो दोनों एटम्स क्या होंगे, दूर दूर जाने लगेंगे, और दूर दूर जाने लगेंगे तो भाई यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, दूर दूर जाने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, और इससे अपन बोलते हैं नॉन रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर बोलते हैं भाई, नॉन रिजिड रोटर बोलेंगे, ठीक है भाई। अगर आप इसमें लिखोगे, अब क्या लिखोगे भाई, लिखो, सारी बातें बताते हैं आपको। अब यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, चेंज हो गई, तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है ई जे बराबर बी जे जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर प्लस जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, नॉन रिजिड रोटर के लिए क्या होगा यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा भाई, आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे अगर एनर्जी का फॉर्मूला हो गया तो डी यहाँ पे जो होता है, डी वो क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, और बी को बोलते हैं रोटेशन कांस्टेंट, ठीक है भाई, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ पे होता है 4b स्क्वायर म्यू का स्क्वायर, म्यू बार का स्क्वायर, यानी कि मैं क्या बोलूँ, म्यू बार को क्या बोल सकता हूँ भाई, म्यू बार को क्या बोलते हैं अपन, सी अपॉन वो म्यू अपॉन सी, ये बोलते हैं भाई, म्यू अपॉन सी। तो अगर म्यू बराबर अपन को पता है क्या होता है, 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू, यही होता है भाई। तो अगर इन पे इस वाली किस्म में दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दूं, यानी सी से डिवाइड कर दूं भाई, तो ये क्या हो जाएगी, म्यू बार बराबर 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। ये क्या हो गई, इस ये वाली चीज़ आ गई भाई, इसको इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें कौन बताता है, नॉन रिजिड रोटर। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, लिखो भाई इसके अंदर, इन रिजिड रोटर commonly used to describe the rotational energy of a diatomic molecule, but it is not a completely accurate description of such molecules, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे भाई, बिकॉज मोलर बॉन्ड्स आर नॉट कंप्लीटली रिजिड। मोलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली रिजिड नहीं होते, दृढ़ नहीं होते। फिर अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, in fact the separation of the spectral line steadily decreases, ending into a continuum when the J value is sufficient high adjacent of high bond is only approximation is rarely. All bonds are elastic to some extent and can be distorted, ठीक है भाई। फिर लिखोगे आप, इन दिस कंडीशन डायटोमिक मोलिक्यूल
may vibrate during rotation, may vibrate during rotation, the centrifugal force pulls the apart. As a result, molecule increase the bond length as well as moment of inertia will be change. Moment inertia क्या होगा? Change. The corresponding value of rotational constant and rotational energy will be increase, फिर लिखोगे as the value of J increase, rotational energy also increase, molecule rotate faster. Increase the centrifugal distortion which tends to move atom apart, increase the moment of inertia. फिर लिखेंगे hence in the higher rotational level the speed of rotation increases, the value of B decreases. So higher energy level come closer in the non rigid rotor than rigid rotor. फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? centrifugal distortion force increases the internuclear distance which are decreases the value of rotation constant, this one. नेक्स्ट लाइन से ये सारी बातें आप लिख लोगे. यहाँ पे जो B होता है वो B जो होता है रोटेशन कांस्टेंट वो ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट. ये बात भी लिख लोगे आप. B जो होगा ग्रेटर देन D, यानी यहाँ पे जो रोटेशन कांस्टेंट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट से क्या होगी? उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या वो बड़ा होगा. ये सारी बातें आपको नॉन रिजिड रोटर बताता है. नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? सिलेक्शन रूल एंड सिलेक्शन रूल क्या है? नॉन रिजिड रोटर के लिए सिलेक्शन रूल के बारे में चर्चा करेंगे अपन. नॉन रिजिड रोटर में सिलेक्शन रूल के बारे में चर्चा करेंगे. नॉन रिजिड रोटर क्या है? नॉन रिजिड रोटर की अगर मैं बात करता हूं उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा? सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल जे बराबर जो होगा +-1, जहां पे +1 और -1 क्या है? एब्जॉर्प्शन और इमल्शन. ये भाई एब्जॉर्प्शन और इमल्शन. तो यहां पे अपन देखेंगे अब क्या देखेंगे भाई? एनर्जी लेवल्स के बीच डिटर्मिनेशन, एनर्जी लेवल्स का डिटर्मिनेशन सिलेक्शन रूल से. अगर मैं यहाँ पे क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला EJ, यहाँ पे क्या था? EJ बराबर BJ J+1 माइनस DJ² + J+1 का होल स्क्वायर. ये था भाई. अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ? डेल E निकालने के लिए, ठीक है भाई, इसको मैं क्या कर दूँ? J को अगर J+1 कर दूँ, ठीक है भाई, J को J+1 कर दूँ तो यहाँ पे अपन को पता है, अरे ये वाली यहाँ पे जो है J को यहाँ पे J को ये रखोगे आप तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? EJ बराबर क्या होगा भाई? EJ बराबर यहाँ पे क्या बनता है? 2B, या अपन ऐसे बोल सकते हैं डेल E बराबर क्या बनेगा? 2B
जे प्लस वन माइनस 4d, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4d 1 प्लस जे प्लस 1 का होल क्यूब, ये बात बन जाएगी। ठीक है भाई, ये बात बन जाएगी। अब देखते हैं अपन एनर्जी लेवल्स का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, एनर्जी लेवल्स कैसे देखते हैं इसमें डीजनरेसी केस। ठीक है भाई, ये तो क्या हुआ, मैंने इसको इससे रिप्लेस किया तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो इससे भी बनता है और इससे भी, अपन क्या करेंगे कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ पे लाइंस की जो है अपन वो चेक करेंगे यहाँ पे, यानी इस वाली लाइन के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, और यानी मैं अगर यहाँ पे j बराबर 0 रखूँ, j बराबर 1 रखूँ, j बराबर 2 रखूँ, j बराबर 3 रखूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, वो बात अपन देखते हैं। तो मैं इधर वाली ये बातें मिटा देता हूँ भाई। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से भी रख सकते थे और इस वाले में भी रख सकते थे अपन। तो अगर मैं यहाँ पे z बराबर 0 रखता हूँ, ई नोट बराबर 0 रखूँ मैं, यानी कि 0 यहाँ पे 0 रखूँ तो b इंटू 0, 0 प्लस 1 माइनस 0 सॉरी d 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर, इतनी बात पता है। अगर ये करूँगा तो 0 0 0 भी माइनस 0 1 का स्क्वायर 0 0 से मल्टीप्लाई करो 0 भी, तो यहाँ क्या आएगा भाई, एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी लेवल्स के लिए ई नोट क्या आएगा, ई जीरो क्या आएगा भाई 0 भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ई 1 रखूँ, b इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 d 0 या 1 रखूँगा या तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 2b माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 4d स्क्वायर आएगा भाई, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा 4 ही आएगा 4d। ठीक है भाई, नेक्स्ट e2 की बात करूँ भाई b इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2d 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा भाई 2 और 1 3 3 गुना 6 6b माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36d, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 36d। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस वाले के लिए क्या आएगा भाई यहाँ पे 2b माइनस 4d, यहाँ पे क्या आया भाई क्या आया 6b माइनस 36d, ये आएगा। ऐसे अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे 3 के लिए 3 रखूँगा मैं, तो 3 रखूँगा 3 1 4 4 4b, सॉरी 4 कैसे आएगा भाई, अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा, यहाँ पे 3 रखूँ 3 और यहाँ पे 3 1 4 4 दिया 12 12b माइनस यहाँ पे कितना रखूँगा 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, तो एक यहाँ पे 108b सॉरी 144d 144 भी बनेगा भाई 144 तो बनेगा। तो ये क्या हुई, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स अपन को मिल रहे हैं। इतनी बात मैंने आपको बताई है एनर्जी लेवल्स की, एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ अब एनर्जी गैप को, यानी कि डेल्टा ई को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपन, डेल ई को कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई डेल ई कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, वो भी देख लेते हैं भाई। डेल ई का फॉर्मूला क्या होगा भाई, अपर माइनस लोअर, ये होता है भाई। अरे डेल ई क्या ऐसे कैलकुलेट करूँगा मैं, E1 माइनस E0, अरे अपर में से लो को लेंगे घटाएंगे, तो जब मैं ई ये वाला करूँगा कैलकुलेट डेल ई बराबर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे क्या होगा 2b माइनस 4d माइनस 0b माइनस 0d, ये था इधर और ये था इधर, यानी 0d तो आया था यहाँ पे। इसको इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा भाई, डेल ई क्या आएगा भाई 2b माइनस 4d, ये बनेगा।
ऐसे नेक्स्ट के लिए देखो कि डेल ई क्या होगा भाई, इस वाले के लिए डेल E1 ये क्या था 0, इसके लिए करूँगा मैं कितना है भाई 6b माइनस 36d माइनस क्या करूँगा 2b माइनस 4d, अरे यही तो माइनस करूँगा भाई, तो यहाँ पे कितना है 6 में से 2 गए तो 4b और 36 में से 4 गए तो 32d, ये आएगा भाई। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट के लिए करता हूँ बात 2 वाले के लिए, तो यहाँ पे कितना है भाई 12b माइनस कितना है भाई 144d, इसमें से अगर आप किसको घटाओगे भाई 6b माइनस 36d, तो अगर इसको घटाओगे आप तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा 6b माइनस 108d, यही आएगा। तो ये क्या आई लाइनों की स्पेसिंग आई भाई, डेल ई 4d आया, इसके लिए कितना है भाई, कितना है यहाँ पे 4p माइनस 32d, ये वाली लाइन कितने की आई भाई 6b माइनस 108d। ये लाइंस क्या है यहाँ पे एनर्जी गैप, यानी इतने लाइन से स्पेसिंग हो रही है भाई यहाँ पे, तो ये क्या हो रही है कॉन्जुगेटिवली डिक्रीजेज, एनर्जी गैप क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है भाई, एनर्जी गैप क्या हो रहा है डिक्रीज। तो आप इसमें क्या लिखोगे भाई द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ नॉन रिजिड रोटर आर नॉट इक्वल स्पेस बिकॉज इंक्रीजिंग रोटेशनल लेवल बॉन्ड लेंथ increases due to this value of rotational constant decreases, hence the energy gap decreases between successively spectral line। यानी जे वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे कंजुगेटिवली एनर्जी की डिक्रीजेज, जे इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पेसिंग क्या हो रही है यहाँ पे कंजुगेटिवली डिक्रीज हो रही है। क्या भाई ये सारी बातें उतार लो आप, फिर यहाँ पे क्या बनाओगे आप, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये वाला जो गैप है वो क्या हो रहा है कंजुगेटिवली क्या हो रहा है, एनर्जी गैप क्या हो रहा है भाई कंजुगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें नॉन रिजिड बताता है, नॉन रिजिड में अपन सीखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो अब एक डायग्राम बनाते हैं अपन, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है वो देखते हैं भाई। क्या यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे थे ये था रिजिड के लिए, रिजिड रोटर के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे जे बराबर 0 1 2, जे बराबर 3, जे बराबर 4, ठीक है भाई ये था। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो कितने का था 2b का, 2b से ही था भाई, लाइन से स्प्लिट थी जो 2b से थी एनर्जी गैप। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो लगभग सेम ही आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा कम हो जाएगी भाई, फिर यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे और डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे अपन जे की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 0 1 2 3 और 4,
जैसे जैसे यहाँ पे नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड के लिए देख रहे हैं, ठीक है भाई, नॉन रिजिड और रिजिड। तो यहाँ पे जैसे जैसे अपन चल रही है एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है ना भाई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है 2b से। और यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज करूंगा मैं, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, जे की वैल्यू इंक्रीज के साथ यहाँ पे एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन नॉन रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर में एनर्जी की गैप की जो वैल्यू है, जो एनर्जी लेवल्स है वो पास पास होते हैं, जबकि वहाँ पे 2b से सेपरेट होते हैं, यानी कंजिक्यूटिवली जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज करूंगा एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये सारी बातें नॉन रिजिड रोटर बताता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे आज नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, ठीक है भाई। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होगा भाई, कि अगर ट्रांजिशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है भाई। अगर ट्रांजिशन क्या हो या स्प्लिटिंग जो है स्पेक्ट्रम लाइन्स की वो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है, तो स्प्लिटिंग लाइन क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। अगर आप स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। फिर लिखोगे इन रोटेशनल मॉलिक्यूल द स्पेस quantization of rotational angular movement of a diatomic molecule या लीनियर पॉलीएटॉमिक कुछ भी हो सकते हैं, is expressed by, उनको किस फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, mh कट, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले के द्वारा स्टार्क इफेक्ट को क्या किया गया, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक या डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक क्वांटम मैकेनिक्स से जनरेट होता है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखोगे आप, द एंगुलर मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज ऑल्सो ए क्वांटिटी प्रॉपर्टी, so it can have only certain values, the basis degenerated at rotational energy, ठीक है भाई। यानी एंगुलर मोमेंट है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंट मान लो, ठीक है भाई। जो अपने एक्स पे क्या होता है, रोटेट हो रहा है कोई भी मॉलिक्यूल, ये उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंट, ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंट। फिर मैंने आगे लिखना है, ड्यू टू द डिजेनरेसी द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रम लाइन। अब देखो एक फॉर्मूला है था अपने पास, ये कोई एंगुलर मूवमेंट है जो अपने क्या है तो यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्पेक्ट्रल लाइन जब अपनी स्प्लिटेड करती है, डिजेनरेसी जो स्प्लिटेड होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे बी, यहाँ पे एक फॉर्मूला था अपने पास, जी जे
इज इक्वल 2J+1। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट कैसे होते हैं। ठीक है भाई, J बराबर 0 है अगर, तो एनर्जी यहाँ पे मैं जीरो करूँगा यहाँ पे 0 × 1 0, तो यहाँ पे जो डिजनरेसी आई थी वो क्या आएगी 1, यानी क्या आएगी GJ बराबर तो क्या होती है 1, एक में स्प्लिट होगी। लेकिन अगर मैं J बराबर अगर 1 कर दूं तो वो कितने में स्प्लिट हो जाती है भाई, 3 में स्प्लिट हो जाएगी भाई। अब वो 3 कौन से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, 0 + 1 -1, ऐसे लिख सकते हो भाई, 3 में स्प्लिट हो जाएगी। ये क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें बोलेंगे अपन। प्रेजेंस हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डिजनरेट होता है, कोई भी लेवल है या उसकी स्पेक्ट्रम लाइन है वो डिजनरेट होगी तो किसकी प्रेजेंस में होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे अपन उसको, क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। यहाँ पे अगर J बराबर अगर तुम 2 रखोगे तो क्या होगा भाई, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 में स्प्लिट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 0 + 1 + 2 -1 -2, तो ऐसे ये स्प्लिट होते रहते हैं, इनको MJ बोलते हैं अपन ज़्यादा, यानी कि 0 + -1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, ऐसे आते हैं भाई लेवल्स। ठीक है भाई, तो ये बात होती है अपनी किसमें, एंगुलर मोमेंटम में। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो अगर स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो इस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और एंगुलर मूवमेंट क्या होता है भाई, जो अपने एक्स पे रोटेट हो रहा है, अपने एक्स पे रोटेट होता रहता है भाई, जिसकी वेक्टर क्वांटिटी, जिसे वेक्टर भी बोलते हैं अपन, वेक्टर क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ वेक्टर। अब मैं बात करूं प्राइमरी की, या सॉरी, यहाँ पे 2 प्रकार के क्या होते हैं, स्टार्क इफेक्ट होते हैं भाई। एक होता है प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, और दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर कौन सा होता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर कौन सा होता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर वो होंगे जहां पे एंगुलर मूवमेंट, यानी मैंने फर्स्ट ऑर्डर देखा, ये था अपना एंगुलर मूवमेंट। जब यहाँ पे क्या हो, जब यहाँ पे अगर डायपोल मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट क्योंकि डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, डायपोल मूवमेंट की भी ऐसे और इसकी भी ऐसे सेम हो, यानी ऐसे, ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, यानी कि डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक मूवमेंट, सॉरी एंगुलर मूवमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। यानी कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और एंगुलर मूवमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो उनको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, सेम नहीं, सॉरी यहाँ पे सेम नहीं होगा, यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट क्या होगा, ये डायपोल मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो, अपोजिट हो, तो उनको बोलते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। दूसरी बात क्या लिखोगे भाई, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, यानी कि सिमेट्रिक
फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है भाई। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स मैंने बताए थे आपको कि कौन से होते हैं, जिनमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इनहेड्रेट, यानी कि जिनमें पॉइंट ग्रुप जो होते हैं वो हाई वाले होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई। तो इनके लिए एक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया गया था, एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया गया था भाई। वो क्या था, एनर्जी का एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है भाई, देखना आप क्या होगा भाई, ई जे के एम एन, यानी कि ई जे के और एम जे। ठीक है भाई। वो क्या होगा, म्यू एम जे के अपॉन एम जे के एक्स जे कोष्टक जे प्लस 1। ये क्या था, एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया गया था किनके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ पे x बराबर क्या होता है भाई, ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ आ गई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी x यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई। और के यहाँ पे क्या होगा भाई, के यहाँ पे क्या होगा, जीरो, डेल के वो क्या होगा भाई, जीरो होना चाहिए। और एम जे यहाँ पे एम जे क्या होनी चाहिए भाई, 0 ± 1 ± 2, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है भाई। डेल एम जे क्या होनी चाहिए भाई, 0 होनी चाहिए। ठीक है भाई। और यहाँ पे जो डेल जे होती है वो तो ±1 होगी। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, यानी डेल म्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू के होगा भाई। ये बात होती है फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा में। ठीक है भाई। और एक बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी की, यानी एनर्जी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसकी होगी म्यू के। In primary state, the splitting of the spectrum line is directly proportional to intensity of applied electric field। यानी इसका मतलब क्या होगा भाई, प्राइमरी स्टार्क इफेक्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई। अब बात करता हूं मैं सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा की। तो भाई जब सेकंड ऑर्डर, मैंने क्या बताया था कि ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांस स्टार्क इफेक्ट क्या होगा भाई, जिनमें एंगुलर मूवमेंट और डायपोल मूवमेंट क्या था, डायपोल मूवमेंट क्या था भाई, देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट की बात करता हूँ मैं। कोई एंगुलर मूवमेंट था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन यहाँ तो कैसी थी, डाइपोल मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट, ये दोनों की डायरेक्शन उसमें कैसी थी, अपोजिट थी भाई फर्स्ट ऑर्डर में। तो सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे क्या होगी, सेम डायरेक्शन, यानी इसकी ऐसे है तो इसकी भी ऐसे ही होगी भाई। क्या होगी, एंगुलर, क्या लिखोगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मूवमेंट एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल विच आर पैरेलल ऑल सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। If the direction of angular movement and dipole movement of these molecules which are parallel all same direction to each other, then it is called second order Stark effect. The splitting of line is the splitting of line in the secondary effect is proportional to square of the applied इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो स्प्लिटिंग लाइन होगी डेल म्यू वो क्या होगी,
स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है भाई। और यहाँ पे जो होता है सेकेंडरी स्टार की वेट वो लीनियर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लीनियर मॉलिक्यूल्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर स्टार की इफेक्ट, स्टार के इफेक्ट। सेकंड क्या होगी, डायल जे जाओगी यहाँ पे प्लस माइनस 1, एम जे क्या होगी, डायल एम जे 0 प्लस माइनस 1। ठीक है भाई। और डायल म्यू ये भी क्या होगी, रिड्यूस मास म्यू के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या था, स्टार्क इफेक्ट। ये सारी बातें किसमें आती है भाई, स्टार्क इफेक्ट के अंदर आती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या करोगे भाई, एप्लीकेशन हेडिंग होगी अपनी, एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या देखेंगे अपन, एप्लीकेशंस देखेंगे भाई, एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है भाई। तो हेडिंग क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे क्या आते हैं भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन क्या क्या देखते हैं भाई, इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या देखा भाई, आपने देखा था रिजिड रोटर के अंदर एक तो बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन करते हैं अपन। ठीक है भाई। रिड्यूस मास के बारे में देखते हैं, साथ ही साथ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझे अपन कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है, डायटोमिक का है, पॉलीएटोमिक का है, क्या है भाई। तो ये बहुत सारी अपन बातें सीखे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने क्या देखा भाई, डिटरमाइन क्या है। तो आप इसमें लिखोगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए मीन्स ऑफ ऑपरेटिंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड एंड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मच लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से भी देखेंगे इसको। साथ ही साथ यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन में जब एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाते हैं अपन, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं अपन। दूसरी बात, अपन ने क्या देखा, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी देखा। ये दूसरी बात थी, डिटरमिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है भाई, डिटरमिनेशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। तो आप इसमें क्या लिखोगे, हाँ भाई, इसमें लिखोगे ए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम कैन बी प्रोवाइड अप टू 3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई। तो अपन ने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था, बी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/8 पाई स्क्वायर आई सी देखा, 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये फॉर्मूला देखा अपन ने। यहाँ आई की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो अपन क्या लिख सकते हैं, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर का स्क्वायर सी, ये भी होता है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया था, यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना अपन ने थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू, यानी रिड्यूस मास भी देखा अपन ने, और तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन आर स्क्वायर।
तो ये इन सारे बातों से अपन को क्या पता चलता है, बॉन्ड लेंथ, यानी इन सारे फॉर्मूले से अपन बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, कैलकुलेट कर सकते हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो अपन ने बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन भी देखा। थर्ड बात अगर मैं करता हूँ, द एविडेंस ऑफ आइसोटोप, द एविडेंस ऑफ आइसोटोप, यानी एविडेंस ऑफ आइसोटोप। अपन ने आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था ना भाई, तो एविडेंस ऑफ आइसोटोपिक, अपन ने आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ा था भाई, तो उसके बारे में चर्चा की थी। तो अपन ने तो वो भी एप्लीकेशन ही में आता है। तो आप इसके अंदर लिखो, बाय द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, बाय द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन ओपन द अबव द आइसोटोप इफेक्ट। फोर्थ लिखोगे एप्लीकेशन, बाय द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी we can analysis at conformation of molecules, ठीक है भाई। 4 हो गई। फिर 5 लिखोगे आप, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिड्यूस मास। अपन ने रिड्यूस मास के बारे में भी देखा भाई, रिड्यूस मास भी देखा, m1 m2 m1 प्लस m2। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन ने रिड्यूस मास भी कैलकुलेट करना देखा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई कि डिटर्मिनेशन ऑफ द रिड्यूस मास, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिड्यूस मास, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो आप क्या लिखोगे, लिमिटेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहली क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 1-2 लिमिट्स हैं वो लिखोगे। इट गिव ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट गैसियस मॉलिक्यूल, यानी ये केवल क्या देती है, गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में अपन को इंफॉर्मेशन देती है। तो क्या लिखोगे, इट विल गिव only information about gaseous molecule। second molecule having permanent dipole moment only can be studied by this technique, यानी कि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डाइपोल मूवमेंट रखते हैं परमानेंट, ओनली इसी टेक्निक के अंदर देखते हैं अपन। मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ओनली कैन बी स्टडी बाय दिस टेक्निक। तो ये सारी बातें अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म होता है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन सारी बातें देख चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था अपने फर्स्ट डे से, क्या क्या किया, इलेक्ट्रॉन में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई थी, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में कहा था कि जब वेव होती है, कोई वेव होती है वेव, तो में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था मैग्नेटिक फील्ड था वो एक दूसरे क्या क्या थे, परपेंडिकुलर थे। द oscillating electric field and magnetic field which are perpendicular to each other and the direction also perpendicular to the propagation। मैंने ये सारी बातें आपको बताई। फिर उसके बाद में अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन ने पॉपुलेशन रेशियो देखा, पॉपुलेशन रेशियो के साथ साथ बोर फ्रिक्वेंसी कंडीशन देखी। उसके अलावा क्या बात की अपन ने कि फिर आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की। रोटेशनल में आपने क्या देखा, मॉलिक्यूल रोटेट करता है, माइक्रोवेव रीजन में करता है भाई। उसके अलावा फिर अपन ने क्या डिस्कस किया, रिजिड रोटर डिस्कस किया। रिजिड रोटर में भी बहुत सारी टॉपिक्स देखे अपन ने, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिजनरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने उसमें देखा सिलेक्शन रूल की बात की। सिलेक्शन रूल के साथ साथ मैक्सवेल देखा, मैक्सवेल डिस्टिंग्विशेबल लॉ। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा भाई, यहाँ पे क्या देखा, उसके बाद नॉन रिजिड रोटर की बात की, नॉन रिजिड रोटर के बारे में देखा, उसका एनर्जी का फॉर्मूला देखा। साथ ही साथ यहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया, स्टार्क इफेक्ट डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली यहाँ पे। तो ये आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा अपन ने, आइसोटोपिक के बारे में पढ़ा, बॉन्ड लेंथ देखी। तो ये सारी भाई साहब अपन ने डिटेल टू डिटेल अपन ने एक एक चीज़ अच्छे से यहाँ पे क्या करी, एक एक चीज़ को देखा। होप
कि आपको समझ आया हो। यहाँ पे डीजनरेसी और साथ ही साथ एनर्जी। अब आपको कॉन्क्लूजन यहाँ पे क्या होगा भाई? अरे आपको अगर चेक करो रिजिड, कॉन्क्लूजन की बात करूँ, रिजिड रोटर क्या आता भाई? एनर्जी का फॉर्मूला ई जे बी जे जे प्लस 1 और डी जे जी जे बराबर 2 जे प्लस 1। ये क्या था? डीजनरेसी का। ये दो फॉर्मूले। साथ ही साथ नॉन रिजिड की बात करूँ, नॉन रिजिड की बात करूँ तो यहाँ पे याद करने वाली कोई बात नहीं है भाई। ई जे बराबर बी जे जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही पढ़ी। यहाँ पर डी क्या था? और भी स्क्वायर म्यू बार का स्क्वायर भाई। तो म्यू बार अपन ने देखा 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला था भाई, ये फॉर्मूला था। इसके अलावा फिर अपन ने यहाँ पे एक जे मैक्स का फॉर्मूला भी देखा भाई, जे मैक्स का फॉर्मूला भी देखा। जे मैक्स बराबर क्या था? क्या था भाई? के बी टी अपॉन 2 BH C माइनस 1/2 यानी रूट ए बी टी माइनस 1/2। ये क्या था? जे मैक्स का फॉर्मूला भाई। किने चुने 4-5 फॉर्मूले हैं भाई, कर लोगे आराम से। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसमें से भाई साहब गेट और नेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है। साथ ही साथ अपन ने फिर क्या देखा भाई? यहाँ पे डिफ्यूजन। ये डी क्या था? डिफ्यूजन कोफिशिएंट था। बी क्या था? रोटेशन कांस्टेंट था। जे क्या था? रोटेशनल क्वांटम नंबर था भाई। ये फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पे ये क्या हुआ भाई? अपन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन की, एविडेंस ऑफ आइसोटोप देखे। तो ये सारी बातें अपन ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही सीखी है। जस्ट लाइक इसके जैसे ही अपन क्या पढ़ेंगे? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेम ऐसे कैसे होगी? अरे कंपन कर रहा है, रोटेशन करेगा तो वाइब्रेशन भी करेगा। तो ऐसे कैसे लगभग ऐसे कैसे वाइब्रेशन भी देखेंगे अपन, फिर ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो ये सारी बातें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। तो ये फर्स्ट यूनिट थी जो हमने ख़त्म कर दी है भाई। फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट अपन ने ख़त्म कर दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा आपके सामने, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तक के लिए थैंक यू।